साथियों, घड़ी में समय हो रहा है 9:30 और वक्त हो चला है संपूर्ण पेडागोजी का। साथियों, ये क्लास सिर्फ उन भाई और बहनों के लिए है जो लोग सीटेट को पहली बार में क्रैक करना चाहते हैं, जो लोग पहली बार में सीटेट को पास करना चाहते हैं। अगर आपकी भी अभी तक कोई तैयारी नहीं है और आप सोच रहे हैं कि 10 दिन में 15 दिन में चीज़ों को कर लें, तो निश्चित रूप में फाती, अगर आपकी बेसिक से थोड़ी बहुत भी तैयारी होगी तो आप इस वीडियो से 100+ अंक कमा सकते हो आराम से। तो आइए दोस्त, चलते हैं सीधा प्रश्नों की तरफ, बिना किसी किंतु परंतु के सीधा प्रश्नों पर। विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बताओ भाई, विकास के संदर्भ में साथियों कौन सा कथन सही है? विकास एक रेखीय और पूरी तरह से स्थिर प्रक्रिया है। आप मुझे खुद बताओ कि जो विकास होता है वो क्या भी एक रेखा में होगा? यार मेरे भाई, विकास कभी ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ज़िंदगी में हमेशा खुशी ही खुशी रहे, और ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ज़िंदगी में हमेशा दुख ही दुख रहे। ये पॉसिबल नहीं है। इसका अर्थ ये है कि विकास कभी रेखीय नहीं। तो विकास होता कैसे है? विकास गुरु ऐसे होता है, वर्तुलाकार, मतलब अप्स एंड डाउन्स लगा रहता है। सेकंड ऑप्शन, विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं और यह आनुवांशिकता और पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। सही बात है, क्योंकि सबको ये बात पता है कि दुनिया का हर बच्चा अलग है, सबके सीखने की क्षमता अलग है, सबके काम करने का तरीका अलग है। यही व्यक्तिगत भिन्नता है, यानी हर बच्चा अलग होता है, बिल्कुल ठीक है। और अलग इसलिए होता है क्योंकि सबके माता पिता यानी आनुवांशिकता अलग है और सबका वातावरण अलग है। तीसरा विकल्प कहता है कि विकास केवल, देखो भाई, केवल किशोर अवस्था तक नहीं, केवल एक निगेटिव वर्ड है। और कह रहे हैं कि शारीरिक विकास का सवाल आपसे साथी, कि शारीरिक विकास का बच्चे के दिमागी विकास से कोई संबंध? अरे यार, शरीर के अंदर ही तो दिमाग है, कि शरीर के बहरवा दिमाग है। तो इसका मतलब ये है साथी, आप बात को पूरा समझ गए हो, कोई भी यहाँ किंतु परंतु करने की जरूरत नहीं है, आप इस बात को पूरा समझ गए हो। प्यारे भाइयों, आपका उत्तर ऑप्शन नंबर बी है, जो कि सटीक और सार्थक उत्तर है। आगे, इनमें से कौन सा कौशल का उदाहरण है? यह प्रश्न पत्र दोस्तों 2024 का है, 23 और 24 का। सूक्ष्म गतिक कौशल का सटीक उदाहरण क्या है? साथियों, जब आप किसी काम को करने में आपके हाथों की उंगलियां का बहुत धीरे उपयोग हो, जैसे मोती के माला बनाना, सुई में धागा डालना, कागज पर कलम से लिखना, ये गुरु क्या होता है? सूक्ष्म गतिक कौशल है। लेकिन मैदान में तेज दौड़ना, यहाँ पे मूवमेंट ज़्यादा हो रहा है, ये स्थूल गतिक कौशल है। कूद करना मतलब मूवमेंट हो रहा है, ये भी स्थूल है। भारी गेंद को दूर तक फेंकना, ये भी स्थूल है। तो जहाँ पे आपकी बॉडी में, शरीर में साथी मूवमेंट ज़्यादा हो, वो तो स्थूल गतिक कौशल है। लेकिन जहाँ पे साथियों आपके बॉडी के, शरीर के अंगों का योग, यानी कि हाथ का योग या पैरों का यूज जहाँ बहुत स्लो हो, वो सूक्ष्म गतिक कौशल होता है। तो ये बात मैं डिस्कस बहुत पहले कर चुका हूं, तो मैं चाहता हूं कि अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। कथन और कारण पर बेस्ड अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन। कथन क्या कहता है? कथन कहता है कि बच्चे अपने परिवार और आसपास पड़ोस के साथ बातचीत करके ही भाषा और सामाजिक मानदंड सीखते हैं। सही बात है, एकदम सही बात है। बच्चा जो होता है साथी, वह अपने परिवार से और अपने आसपास पड़ोस से ही संस्कार सीखता है, भाषा सीखता है, समाज के मानदंडों को सीखता है। कथन तो बिल्कुल सही है। कारण, परिवार बच्चे के प्राथमिक सामाजिकरण की पहली संस्था है, यानी जहाँ पे बच्चे का पहला संस्कार होता है वो परिवार पहले नंबर पे है। तो ये बात भी सही है। तो यहाँ पे आप ये साथियों कह सकते हो कि कथन और कारण दोनों सही है, और कारण जो है कथन की सही व्याख्या कर रहा है, यानी ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है ना? आगे आ जाओ भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 4, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार, पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार
किस अवस्था में बच्चों में परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क, यानी ये कहना ये चाहते हैं कि पियाजे के अनुसार बच्चे की वो कौन सी अवस्था है जिस अवस्था में बच्चा दिमाग में कल्पना कर सकता है, दिमाग में ही प्रश्नों का उत्तर कर सकता है, सोचकर तर्क कर सकता है, कल्पना कर सकता है। साथियों, अगर कोई बच्चा दिमाग में ही सोचकर प्रश्नों का उत्तर कर पा रहा है तो इसका मतलब ये बच्चा 11 से 15 साल का है। अगर सिर्फ तर्क करता है तो तर्क करने की उम्र होती है 7 से 11 साल, लेकिन अगर तर्क के साथ कल्पना भी कर पा रहा है तो उम्र होती है दोस्तों 11 से 15 साल। और 11 से 15 साल को क्या कहते हैं साथियों? 11 से 15 साल के स्टेज को कहा जाता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, या इसी को एक और नाम दिया गया है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। समझे आप लोग? पेपर में ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। अगर बच्चा कल्पना और तर्क दोनों कर रहा है तो 11 से 15 साल उम्र है औपचारिक संक्रियात्मक। बच्चा तर्क कर रहा है केवल तो 7 से 11 साल मूर्त संक्रियात्मक। बच्चा अगर माता पिता की आवाज़ में अंतर कर रहा है तो संवेदी गामक अवस्था 0 से 2 साल। बच्चा अगर फालतू की बातें कर रहा है, प्रतीकात्मक बातें कर रहा है तो बच्चा 2 से 7 साल, मतलब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। हम आपसे एक क्वेश्चन करेंगे, ये बताओ जीन पियाजे के अनुसार बच्चे में विकेंद्रीकरण का गुण, विकेंद्रीकरण की जो सोच है, जो गुण है, वो किस अवस्था में होता है? इन चारों विकल्पों में से एक में आप लोग ढूंढ कर बताओ। जो विकेंद्रीकरण का गुण होता है अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे किस अवस्था का लक्षण होता है? जिसको इसका उत्तर आ गया तुम जान लेना कि तुम्हारा रिजल्ट हो गया है। नहीं समझे? विकेंद्रीकरण का मतलब बी से बिना बाधा, केंद्रीकरण का मतलब ध्यान लगा पाना। तो अगर आप बिना बाधा के एक ही जगह ध्यान को केंद्रित कर पा रहे हो तो इसका मतलब आपकी सोच 7 से 11 साल की है और आप जो अवस्था है वो मूर्त संक्रियात्मक है। एक और अंतिम पॉइंट आपसे पूछूंगा कि पियाजे की वो कौन सी अवस्था है जिस अवस्था में बच्चे में वर्गीकरण का गुण आ जाता है? वर्गीकरण। ये सारे पॉइंट पूछ कर आपको याद करवा दे रहा हूं और रिकॉल भी करा दे रहा हूं। साथियों, वर्गीकरण का गुण किस अवस्था का है? तो वर्गीकरण का मतलब ये होता है कि मान लो मैं बच्चे के सामने 2 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये, 20 रुपये, 15 रुपये का सिक्का रख देता हूँ। फिर मैं बच्चवा से कहता हूँ कि बेटवा इन सिक्के को अलग अलग करके दिखाओ। अगर वो अलग अलग कर सकता है तो ये बच्चा 7 से 11 साल का है, मतलब बच्चे में वर्गीकरण का गुण आ गया है, मतलब ये भी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का ही लक्षण है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथी, देखते हैं आप लोग क्या जवाब देते हो। साथियों, एक 7 साल का बच्चा, क्या क्वेश्चन है भैया? क्वेश्चन कह रहा है कि एक 7 साल का बच्चा विभिन्न लंबाई वाले पेंसिल को उनकी लंबाई के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित कर लेता है। पियाजे के अनुसार बच्चे की इस क्षमता को, इस गुण को क्या नाम दिया जाए? जैसे पेंसिल है, छोटा बड़ा, लंबा बड़ा छोटा, अगर इन पेंसिल को क्रम से लगा सकता है तो इसका मतलब ये है कि बच्चे में सीरियल यानी ये जो क्रमबद्धता का गुण ये आ चुका है। और क्रमबद्धता का गुण किस अवस्था का लक्षण है? तो ये भी दोस्तों 7 से 11 साल का ही लक्षण होता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का ही लक्षण है। समझे? और सुनो, अगर आपसे पूछे कि वस्तु अस्थायित्व का गुण, तो मैंने कहा था कि ये संवेदी गामक अवस्था मतलब 0 से 2 साल के बच्चे का लक्षण है। हमने कहा था वस्तु अस्थायित्व क्या है? यार देखो, जब बच्चा 1 साल का 1.5 साल का हो जाता है ना, तो धीरे धीरे उसके अंदर वस्तुओं को लेकर अस्थायित्व बनता है, ऑब्जेक्ट को लेकर दिमाग में एक अस्थायी चित्र बनता है। यानी 1.5 साल का 2 साल का बच्चा धीरे धीरे मम्मा पापा को पहचान जाता है। ऐसा कभी नहीं होगा साथी कि 2 साल के बाद बच्चा पलट कर पापा को मम्मी कह दे या मम्मी को पापा कह दे, यह नहीं संभव है साथी। यानी वस्तु अस्थायित्व का जो गुण होता है वो संवेदी गामक अवस्था का लक्षण है। बात करें आत्म केंद्रित, तो आत्म केंद्रित का मतलब ये होता है जहां पे बच्चा अपने ही बारे में सोचता है, अपना लाभ, अपना स्वार्थ सर्वोपरि। तो ये दोस्तों 2 से 7 साल का बच्चा है जो कि
पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का लक्षण है। जीववाद का मतलब क्या है कि जब बच्चा अनर्गल की बातें करे जिसका वास्तविकता से कोई संबंध ना हो, जब बच्चा अनर्गल की बातें करे जिसका वास्तविकता से कोई संबंध ना हो, साथियों उसे जीववाद कहते हैं। और जो जीववाद का गुण होता है ये 2 से 7 साल के बच्चे का गुण होता है भैया, इस बात को समझ लीजिए। चलिए गुरु अगले क्वेश्चन पे आ जाओ भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 6। अब ये आप क्वेश्चन भी आप ही पढ़ोगे। बताओ साथी, मतलब मुझे पढ़ना ही पड़ेगा क्या? चलो, एक बच्चा अपनी पुरानी समझ में नई जानकारी के अनुसार बदलाव करता है। पियाजे के अनुसार यह क्या प्रक्रिया है? दोस्तों, एक दिन बच्चे ने रोटी को देखा और रोटी को देखकर बच्चा कहता है कि मम्मा ये देखो ये, तो माँ कहती है बेटा वो रोटी है। एक दिन आसमान में उसको चांद नजर आया, चांद भी उसको उसी तरह नजर आता गोल गोल। तो बेटे ने कहा कि मम्मा वो देखो वहां भी रोटी, तो माँ कहती बेटा वो रोटी नहीं वो चांद है। तो बच्चे को बहुत बुरा लगता है कि यार ये दोनों ही वैसे हैं। बच्चे को शुरू में लगता था कि रोटी ही चांद है और चांद ही रोटी है, लेकिन जब माँ ने नई जानकारी दी तो नई जानकारी के द्वारा उसने अपनी पुरानी सूचना में परिवर्तन किया। साथ ही इसको कहते हैं समायोजन। ठीक है, हाँ, आत्मसातीकरण का मतलब यह होता है कि आप बिना किसी वेरीफाई के चीजों को स्वीकार कर ले रहे हो, है ना। संतुलन का मतलब जैसे कोई बात आपके कानों तक आई, आपको नहीं भाया लेकिन आप फिर भी अपने आप को संभाल लिए, गुस्सा नहीं किए, संतुलन है। और संरक्षण जो होता है दोस्तों, मैंने क्या कहा कि 5 साल पहले बच्चे ने अपने नाना को देखा था और आज 5 साल बाद जब नाना जी सामने आए तो बच्चा अपने नाना को पहचान लेता है। इसको कहते हैं कि संरक्षण का गुण। पुरानी सी पुरानी बात भी बच्चे के दिमाग में याद है, मतलब ये बच्चा 7 से 11 साल का है। अगले क्वेश्चन पे साथी आ जाओ। अनुसार अधिगम की प्रक्रिया में संस्कार और भाषा की क्या भूमिका है? बताओ मित्र। वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया में संस्कार और भाषा की क्या भूमिका है? जी हां, करते जाइए आप लोग फटाफट। साथियों, इस सीखने की प्रक्रिया में आपका संस्कार और भाषा कभी बाधा तो नहीं बनता? संज्ञानात्मक मतलब दिमागी विकास को सुगम बनाएगा। इनका बच्चे के मानसिक विकास पर कह रहे हैं कोई प्रभाव, बहुत प्रभाव पड़ेगा। क्या बात कर रहे हो? कह रहे हैं कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यार बहुत प्रभाव पड़ेगा। कारण ये होता है साथी, जो संस्कार होता है, जो भाषा होती है, वो आपकी सामाजिकता और आपकी अपनी खुद की पहचान है। और आप कह रहे हो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है, मतलब ये विकल्प तो गलत है। और चौथा विकल्प है कि यह केवल शारीरिक विकास, तो ये भी गलत है। समझे आप लोग? जब जब वाइगोत्स्की का क्वेश्चन आए, मेरे कुछ शब्दों को रट लो कि अगर किसी विकल्प में भाषा, संस्कृति, समाज, चर्चा, परिचर्चा, अंतःक्रिया, डिस्कशन, जेडपीडी, संभावित विकास, समीपी विकास, निकटवर्ती विकास, इसके फोल्डिंग, पाढ़, मचान, ढांचा निर्माण, ऐसा कोई भी शब्द अगर आपको नजर आ जाए तो समझ जाना साथी कि आपका जो जवाब होगा वाइगोत्स्की होगा। थैंक यू सो मच कमलेश कुमार जी आपके सुपर चैट के लिए, बहुत धन्यवाद आपका। अगले के अनुसार जब कोई शिक्षक किसी छात्र को गणित का प्रश्न हल करते समय आधे रास्ते तक संकेत देता है तो इसको क्या कहा जाएगा? बताओ भाई, इस प्यार को क्या नाम दोगे? जब कोई टीचर किसी बच्चे को शुरुआत में मदद कर रहा है गणित के सवाल को हल करने में, पूरा मदद नहीं कर रहा, शुरू में मदद कर रहा है, ये जो मदद है इसको आप क्या कहोगे? तो दोस्तों इसको कहते हैं पाढ़ या मचान या स्केप फोल्डिंग। क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने कहा स्केप फोल्डिंग क्या होता है? जब किसी बच्चे को शुरू में मदद करना अनिवार्य हो लेकिन जिंदगी भर मदद ना करना पड़े, इसी को पाढ़ या मचान कहते हैं। बच्चा सवाल हल कर रहा था, शुरुआत में हमने मदद की लेकिन जिंदगी भर मदद नहीं करनी है। ऐसे ही एक बच्चा साइकिल सीखता है
तो साइकिल को चलाने के लिए पीछे पे कैरियल को पकड़ना पड़ा। शुरू में कैरियल पकड़ना पड़ता है, लेकिन जिंदगी भर नहीं पकड़ना पड़ता। तो ये जो आपने अस्थायी मदद किया ना साथी, इसी को पहाड़ या मचान कहते हैं। अब देखो, एक एक महामूर्ख आदमी है जो वीडियो कॉल भी व्हाट्सएप पे कर रहे हैं। सिस्टम से सॉफ्टवेयर जुड़ा होता है तो वीडियो कॉल भी करना शुरू कर देते हैं। अब इनको बताओ, इनको क्या नाम दूं मैं? अब आप मुझे बताओ, इनको मैं क्या नाम दूं? मैं बार बार मना करता हूं साथी कि इस तरह की मूर्खतापूर्ण हरकत नहीं करना चाहिए, है ना। ये गलत है, निष्क्रिय यहाँ पे गलत है। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों, विकास के सिद्धांत के अनुसार सार्वभौमिकता की नैतिकता किस स्तर में आता है? तब सबकी भलाई के बारे में सोचे। और ये जो संस्कार आता है दोस्तों बच्चों में, ये 18 साल के बच्चों में आता है, जब वो उचित अनुचित समझता कर पाता है। तो ये उत्तर परंपरागत स्तर है, लॉरेंस कोहलबर्ग का अंतिम स्तर है। पूर्व परंपरागत अवस्था ये पहला स्तर है, परंपरागत दूसरा स्तर है। पूर्व परंपरागत उत्तर तब होगा जब बच्चे की नैतिकता को स्वार्थ व दंड के द्वारा डिसाइड किया जाए। परंपरागत स्तर तब होगा जब किसी क्वेश्चन में बच्चे से कोई उम्मीद की जाए कि बेटवा फलाने एक लड़का बहुत अच्छा कर रहा है, आप भी अच्छा करो ना। तो जब बच्चे से उम्मीद की जाए कि भाई आप भी अच्छा करो, आप भी, तो आपका उत्तर परंपरागत स्तर होगा। और जब बच्चा सबकी भलाई सोचे तो ये 18 साल मतलब अंतिम स्तर उत्तर परंपरागत है। और जब बच्चे की नैतिकता को दंड के द्वारा डिसाइड किया जाए तो समझ जाना कि वो सार्वभौमिकता की नैतिकता नहीं, वो है पूर्व परंपरागत पहला स्तर है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अब इतना पढ़ाने के बावजूद भी अगर क्वेश्चन, रुको साथी, मैं पहले इनको ब्लॉक ही कर देता हूं। आप क्वेश्चन नंबर 10 का आप जवाब दीजिए। हाँ, एक सबक होता है कि इस तरह की गलती नहीं करना चाहिए। चलो गुरु, कोहलबर्ग के किस चरण में व्यक्ति कानून और सामाजिक नियमों का पालन केवल इसलिए करता है क्योंकि समाज की व्यवस्था, समझ गए? इसका मतलब यह यहां कि बेटा फलाने लड़का 10 लाख ला रहा है, तुम भी लाओ, चाहे कुछ भी करके लाओ, चोरी चकारी कुछ भी करो, लेकिन लाओ। बच्चा से उम्मीद की जा रही है, और उम्मीद का मतलब यह है गुरु, यहां पे होगा कानून पालन सामाजिक व्यवस्था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, एकदम सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ साथियों। ये सूचना उन दोस्तों के लिए है जिन लोगों की अभी तक सीटेट में कोई तैयारी नहीं है, आप पास करना चाहते हो, पहली बार देने जा रहे हो या कई बार दे लिए हो, या ऐसे स्टूडेंट जिनकी बहुत तैयारी लेकिन फिर भी मन में शंका है गुरु कहीं फंस ना जाए। अगर आपको 100% एकदम गारंटी से पास करना है कि 104 5 नंबर आ जाए, तो मैं आपको ये 150 पेज का एक प्रीमियम नोट्स दे रहा हूं, जिसके अंदर साथियों 90 पेज में आपको मिलता है संपूर्ण पेडागोजी, और 60 पेज में आपको मिलता है हर विषय का मेन टॉपिक। इतना कर लोगे ना पेडागोजी सीखने के बाद, तो इसका तय है कि आप फेल नहीं होगे। और हर पेज में जो 60 पेज में मेन टॉपिक दिया हूं, उस 15 नंबर एकदम कमा ले जाते हो, फिर दिक्कत होती नहीं है। कैसे आपको मिलेगा साथी? नीचे स्क्रीन पर नंबर है 9653050981 पे सीधा कॉल या डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप इसे परचेज कर सकते हैं। बाकी दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ मैं चलता हूं, आ जाओ। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार एक संगीतकार और एक कवि में किस प्रकार की बुद्धि होती है? आप भूल गए शायद कि हार्वर्ड गार्डनर ने कहा कि एक बच्चा जो धरती पर जन्म लेता है उसके अंदर 10 प्रकार की बुद्धियां पाई जाती। कितना? 10 प्रकार की बुद्धि, कुछ किताबों में 8 भी कहा जाता है। तो अगर 10 प्रकार की बुद्धि बच्चे में, तो दोस्तों गार्डनर ने यह भी कहा, गार्डनर ने कहा साथी कि उनमें से 9 की 9 बुद्धियां सो जाती हैं, केवल एक बुद्धि निकलकर आगे बढ़ती है। कौन सी वाली बुद्धि निकलकर आगे बढ़ेगी, ये बच्चे के परिवार का गुरु वातावरण डिसाइड करता है। ये नहीं समझे? हाँ, अगर घर में चोर चकारी है, चोर वाली बुद्धि, नेता टाइप के लोग हैं तो नेता वाली बुद्धि। समझे नहीं समझे साथी? हाँ,
आप समझ गए होंगे, इतना मुझे समझ में आ रहा है कि आप थोड़ी बहुत चीज़ें आप बिल्कुल समझ रहे हैं। प्यारे भाइयों, संगीतकार में होता है संगीती बुद्धि और कवि के अंदर होता है भाई बुद्धि, क्योंकि कवि दोस्तों जो होता है वो भाषा पे उसको पूरा कमांड होता है गुरु। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही उत्तर है। शारीरिक व गतिक बुद्धि होता है बस के ड्राइवर में। आपको पता है ना, शारीरिक बुद्धि किसके अंदर होता है? शारीरिक बुद्धि को ही गतिक बुद्धि कहते हैं। तो जब जहां पे निर्णय आपके दिमाग को तुरंत लेना हो उसके अंदर होता दोस्तों, पता है क्या? शारीरिक या गतिक बुद्धि। से बस ड्राइवर, बस के ड्राइवर को तुरंत निर्णय लेना पड़ता है कि तेज चलाओ कि रुकूं, और तेज चलूं कि और धीमे चलूं। क्रिकेट का प्लेयर, एक तेज आती हुई गेंद को खेलना है कि छोड़ना है, तुरंत निर्णय लेना है। तो जहां पे तुरंत निर्णय लेना होता है वहां पे शारीरिक व गतिक बुद्धि होती है। स्थानिक बुद्धि दोस्तों चित्रकार में होता है। प्राकृतिक बुद्धि वैज्ञानिक के अंदर होता है। अंतः वैयक्तिक या अंतरा वैयक्तिक बुद्धि होता है माता पिता और शिक्षक में। भाषाई बुद्धि मैंने अभी है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। और अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले आपको बता दूं कि हार्वर्ड गार्डनर की कमी क्या थी। साथियों, हार्वर्ड गार्डनर की सबसे बड़ी कमी यही थी कि इन्होंने इतनी प्रकार की बुद्धियां बता दी कि इनका मापन कर पाना संभव नहीं होता। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। एक प्रगतिशील क्लास में मूल्यांकन की प्रकृति कैसी होनी चाहिए? बताओ बहन, कैसा होना चाहिए? एक प्रगतिशील क्लास में मूल्यांकन का स्वभाव कैसा होना चाहिए भैया? बताओ प्यारे। हाँ, मूल्यांकन की प्रकृति को, मूल्यांकन क्या होता है? केवल तो निगेटिव वर्ड अगर केवल ना भी लिखा होता ना, ये विकल्प तो भी लिखा हुआ है। और मैं अक्सर आपसे कहता हूं अगर किसी विकल्प में मानक लिखा हो, तुम्हारे सीटेट के पेपर में मानक शब्द कम से कम 3-4 जगह मिलेगा। और जिस विकल्प में मानक लिखा हो तुम समझ जाना कि वो विकल्प बिल्कुल गलत होगा। यहां पे केवल लिखा है, गलत काटो। यहां परीक्षा लिखा है, गलत काटो। भय और तनाव, गलत काटो। उत्तर होगा गतिशील, सतत और रचनात्मक। समझे? हाँ, रचनात्मक मूल्यांकन में क्या होता है? बच्चों के जीवन के हर पहलू का मूल्यांकन होता है। ठीक है ना? आगे आ जाओ साथी। अगला क्वेश्चन आपका वेट कर रहा है, इंतजार कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार क्या होना चाहिए? बच्चों की आपस में तुलना करना। गुरु में बहुत बार पढ़ा है कि तुलना एक प्रकार का निगेटिव वर्ड होता है। समझ रहे हो? यानी तुलना तो कभी नहीं हो सकता, मतलब ये तो निगेटिव वर्ड है। ये समझना कि बच्चा कैसे सीखता है और उसको सीखने में कैसे मदद की जाए, ये बात बिल्कुल ठीक है। पास और फेल में बांटना गलत है। रटने की क्षमता गलत है। कुछ बातों को दिमाग में रट लो कि सीटेट का अगर आप पेपर हल कर रहे हो तो कभी किसी विकल्प में रटना, तुलना, रैंकिंग, पास फेल, परिणाम, परीक्षा, प्रदर्शन, ऐसा कोई भी शब्द अगर किसी विकल्प में लिखा है तो वो विकल्प हर हाल में गलत ही होगा। समझे नहीं समझे आप लोग? आइए दोस्त अगला क्वेश्चन देखते हैं। आओ, क्वेश्चन नंबर 14, जेंडर रूढ़िवादिता को कम कर। देखो दोस्तों, आमतौर पे रूढ़िवादिता का मतलब पक्षपात। जैसे सदियों की परंपरा चली आ रही है ना कि लड़का नौकरी करेगा, लड़की खाना पकाएगी, इसको कहते हैं जेंडर पक्षपात या जेंडर रूढ़िवादिता। तो इस चीज से बचने के लिए एक अध्यापक को साथियों क्या कदम उठाना चाहिए? पहला, लड़कियों को केवल सिलाई और लड़कों को केवल खेल कूद के लिए, तो केवल वाला ऑप्शन तो गलत हो गया, तो ये भी काट दो, ये भी काट दो। गैर पारंपरिक भूमिकाओं को खाना पकाते, ये सही है। जाहिर सी बात है, हम गैर पारंपरिक कि पुरुष भी खाना पकाए और महिला भी नौकरी करे, ऐसे उदाहरण को देने से क्या होगा कि गुरु बच्चों में पक्षपात की जो भावना है वो दोस्तों दूर होगी। समझ पाए? तीसरा, लड़का और लड़की को अलग बैठाओगे तो भी पक्षपात बढ़ जाएगा। ये कहना कि गणित लड़कियों के लिए कठिन विषय, तो ये भी गलत है। आगे, सांस्कृतिक विविधताओं को एक शिक्षक को किस रूप में लेना चाहिए? देखो साथी, दुनिया की कोई ऐसी क्लास है ही नहीं जिस क्लास में सामाजिकता और संस्कृति में भिन्नता ना हो, क्योंकि हर क्लास में हर जाति का, पृष्ठभूमि का बच्चा है। अमीर, गरीब, ब्राह्मण, क्षत्रिय, हर तरह के बच्चे क्लास के अंदर में हैं। तो एज अध्यापक हमारी क्या भावना होगी? क्या मैं इस विविधता को एक बाधा
अनदेखा कर दूं? जी नहीं। अनुशासनहीनता? जी नहीं। सीखने सिखाने की प्रक्रिया का एक मूल्यवान संसाधन। देखो दोस्तों, क्लास में हर जाति हर पृष्ठभूमि के होने का, सभ्यता का, संस्कृति का एक मूल्यवान पूंजी है, संसाधन है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर है साथी, ध्यान पूर्वक करिए। 16वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों में अपसारी चिंतन को बढ़ावा देगा? अपसारी चिंतन का मतलब बच्चा सोचने पर विवश हो जाए, ज्यादा चिंतन करे। तो कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जिन प्रश्नों में बच्चे को ज्यादा चिंतन करना पड़ेगा? साथियों, आपसे निवेदन है कि करीब 450-500 लोग लाइव हो। आपसे निवेदन होता है यार, अगर आपको वीडियो 1% भी अगर आपको थोड़ा बहुत अच्छा लगे तो प्लीज आप लोग सेशन को लाइक जरूर करो। पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इससे बेहतर कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये आपकी आत्मा को भी पता है ना। बाकी को 10-10 घंटे का मैराथन मिल सकता है और आपको पता नहीं होगा कि मैराथन के पीछे कारण क्या होता है। 10 घंटे का 5 घंटे का मैराथन का मतलब है कि जितना लंबा मैराथन उतना ज़्यादा प्रचार, उतना ज़्यादा डॉलर बनेगा। यानी 5 घंटे का वीडियो बना दो, तैयार हो गया 2-3 लाख रुपए फट से। आपको लगता है कि टीचर आपके लिए बहुत बड़ा काम कर रहा है, पर आप बहुत भोले हो, आपको कैसे पता होगा? कोई आपके लिए कोई काम नहीं करता, सबको अपनी जेब भरनी है। समझ गए ना? तो बात को समझो, वास्तविकता क्या है। 10-10 घंटे का मैराथन नहीं देखना है, 1 घंटे 2 घंटे बहुत है। तो भारत के पहले राष्ट्रपति दोस्तों कौन से हैं? अगर ऐसा कहा जा रहा है तो इसका उत्तर केवल एक ही होगा, तो ये तो रट कर दिया जा सकता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? तो एक ही सूत्र होगा, मतलब रट कर दे दोगे। सौर है, ये भी इसका एक ही उत्तर है, मतलब रट कर दे दोगे। लेकिन अगर हम ऑप्शन नंबर दोस्तों बात करें, अगर मैं दोस्तों आपसे इस बात को बात करूं यहां पे बी वाला, कि पेड़ हमारे पर्यावरण के लिए किस प्रकार उपयोगी है, अगर पेड़ नहीं होगा तो क्या होगा? अगर मैं बच्चों से सवाल करूं कि बेटा अगर पेड़ नहीं होगा तो क्या होगा, तो इस तरह के प्रश्नों का उत्तर एक बच्ची या बच्चा बहुत प्रकार से सोचेगा। अगर पेड़ नहीं होगा तो क्या क्या हो सकता है। यहाँ पे चिंतन को बढ़ावा मिलेगा, आप सारी चिंतन यानी विस्तृत चिंतन बच्चा करेगा। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही है। आगे, विद्यार्थी की सहायता के लिए एज या अध्यापक दोस्तों आप क्या करोगे? बताओ भाई। समावेशी क्लास में अगर एक दृष्टिबाधित बच्चा है तो उसके लिए गुरु आप लोग क्या करोगे? देखो यार, मेरा काम है बताना, सत्य को स्वीकार कर लोगे तो अच्छी बात है। बाकी आपको लगता है कोई 10 घंटा आपकी क्लास ले रहा है, बड़ा काम कर रहा है, तो देखो अगर आप संतुष्ट हो अच्छी बात है ना। हमेशा डेटा पे चला करो, डेटा पे नहीं चलोगे फंस जाओगे। अपने विवेक का इस्तेमाल करो। तुम्हें क्या लगता है 10 घंटा क्लास देखकर तुम पास हो जाओगे? 10 घंटा क्लास देखोगे, एक बार में सब याद हो जाएगा? नहीं याद होगा, दोबारा वो वीडियो फिर देखना पड़ेगा। तो बात को समझो गुरु। अगले क्वेश्चन पर छोटे अक्षर में, एक तो बच्चा को दिख नहीं रहा है, ऊपर पे छोटा अक्षर, मतलब ये विकल्प तो पूरी तरीके से गलत होगा। स्पर्शनीय मतलब छू कर करने वाला, सुनकर समझने वाला, भरपूर उपयोग कराएं। मतलब जिस अगर देखने में दिक्कत आ रही है तो छू कर सीखने वाली चीजें बच्चे के सामने प्रस्तुत की जाएं, जिसमें बच्चे का भी लाभ हो और सबका लाभ हो। यानी बात तो सही है। उन्हें अन्य छात्रों से अलग बैठा दो, ये बात गलत है। केवल मूक फिल्में, मतलब कह रहे हैं जिसमें कुछ सुनाई ना दे, केवल देखने वाला काम हो। तो गुरु ये तो तुम उल्टा काम कर रहे हो, मतलब ये भी गलत है। क्वेश्चन पे आ जाओ। एक बच्चा डिस्ग्राफिया से ग्रसित है। एक बच्चा ऐसा है जो दोस्तों डिस्ग्राफिया से ग्रसित हो गया, मतलब उसके अंदर डिस्ग्राफिया नामक बीमारी हो गई है। तो उसको क्या दिक्कत आएगी ये आपको बताना है साथी। अगर किसी बालक को दोस्तों डिस्ग्राफिया हो ही गया है तो क्या इसकी बीमारी है? डिस्ग्राफिया का मतलब दोस्तों ये होता है कि बच्चे को लेखन में दिक्कत हो गई, यानी अक्षर और शब्दों को स्पष्ट रूप से पहचानने में उसको दिक्कत आएगी। सही बात। बोलने में दिक्कत आ रहा दोस्तों, इसको अफेजिया कहते हैं। अगर किसी बालक को बोलने में दिक्कत, गणित में दिक्कत है तो इसको डिस्कैलकुलिया कहते हैं। इसको डिस्कैलकुलिया कहते हैं। सुनने में दिक्कत कोई विशेष, ये एक अलग चीज है दोस्तों।
तो यहां पे आपका जो उत्तर होगा कि अक्षर और शब्दों को स्पष्ट रूप से लिखने में दिक्कत आ रही है, ये दोस्तों डिस्ग्राफिया में काउंट किया जाएगा। समझ रहे हो दोस्तों? कोई दिक्कत या परेशानी मुझे बता दीजिएगा। हाँ जी, बहुत बढ़िया, शानदार आप लोगों का जवाब है, सुनने में भी अच्छा लगता है। अगर कोई बच्चा दोस्तों ध्यान न्यूनता अति सक्रियता विकार है, कहने का मतलब दोस्तों ये है कि इस बच्चे का ध्यान नहीं लग रहा है, बार बार ध्यान भटक जा रहा है। जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूं तो कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि शारीरिक रूप से तो मोबाइल के साथ में है क्लास में, लेकिन दिमागी तौर पे उनके मन में चल रहा है, अरे यार कल तो अभी जाके खेत भी भरना है, अभी फलाने के यहाँ बर्थडे में भी जाना है, फिर उनके यहाँ ये देना है वो करना, मतलब उनका ध्यान एक जगह टिक नहीं रहा है। ये जो एक जगह आपका ध्यान नहीं टिक रहा है, इसी को ADHD कहते हैं। ऐसे लोगों को अगर मुझे मदद करना है तो मैं क्या करूं? 4 विकल्प आपके सामने हैं। छात्रों को लंबे समय तक एक ही स्थान पर बैठने को कहोगे तो तब तो फिर एकदम गड़बड़ हो जाएगा। ये तो नकारात्मक बात है, तो मन नहीं लग रहा तुम एक जगह लगा दोगे और गड़बड़ हो जाएगा। बड़े और जटिल कार्यों को छोटा और प्रबंधी, बिल्कुल जिन बच्चों का ध्यान नहीं लगता उनको क्या करो, कार्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांट कर दो, बाकी क्लास से बाहर कर देना, केवल व्याख्या देना, ये सब तो बहुत छोटी बातें हैं। आगे, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लक्षण में कौन शामिल है? बालक की पहचान क्या होती, कमेंट करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 20, एक प्रतिभाशाली बालक की, जो प्रतिभाशील या प्रतिभाशाली बालक होता है साथी, उसकी पहचान क्या होती है? कमेंट करके आप लोग बताओ। धीमी गति से सीखता है और उसके अंदर कम जिज्ञासा नहीं। अगर कोई प्रतिभाशाली है तो जाहिर सी बात दोस्तों वो चैलेंज पसंद करेगा, उसको कुछ नया करने की आदत उसके अंदर आएगी। यानी ऐसे लोगों में चैलेंजेस की भावना दोस्तों ज़्यादा होती है, ये बात आपको पता है। चैलेंज लेना, चैलेंज करना ज़्यादा पसंद होता है। तो धीमी गति मतलब ये विकल्प तो गलत है। स्वतंत्र सोच और उच्च स्तर की जिज्ञासा होगी और जटिल समस्याओं को सुलझाने में बच्चे का इंटरेस्ट भी होगा, मतलब बात तो सही है। दोहराव वाले और बहुत सरल कार्यों की मांग करेगा, नहीं साथी। दूसरों पर निर्भरता गलत बात है। ऑप्शन नंबर बी साथियों एकदम सही उत्तर है, एकदम सटीक जवाब है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। आगे बढ़ते हैं साथी। बच्चे अपने आधार पर सहज ज्ञान का निर्माण करते हैं। एक शिक्षक को इनके प्रति कैसा रवैया अपनाना चाहिए? एक बच्चा अपने अनुभव के आधार पर सहज रूप से ज्ञान का निर्माण करता है। एक अध्यापक होने के, एक अच्छा अध्यापक होने के नाते आपका कर्तव्य क्या होगा? पहला, उनके विचारों को पूरी तरह खारिज कर दूं? नहीं भैया, ये तो एकदम गलत काम हो गया। उनके विचारों को बच्चों की सोच की प्रक्रिया मानकर उस पर चर्चा करना चाहिए और प्रमाण प्रस्तुत करें, बिल्कुल सही। इनको अनदेखा कर दें, एकदम गलत। बच्चों को दंडित कर दें, ये भी गलत। तो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही। आगे फिर से कथन और कारण आ रहा है साथी, ध्यान पूर्वक देखना। कथन और कारण वाले क्वेश्चन आजकल ट्रेंडिंग में है। हाँ साथी, ये ट्रेंडिंग वाला टॉपिक है। ये करो गुरु। आज तो यार सारा दिन बारिश हो रही, क्यों भाई? बारिश हो रहा है साथियों की आजकल की नहीं हो रहा है? सारा दिन बारिश हो रही है आजकल। जी हाँ, पढ़िए पहले कथन कारण फिर करिए भाई। लगातार हमसे क्यों उम्मीद करते हो? थोड़ा मेहनत आप लोग भी करो ना भाई। मैं पढ़ूंगा क्वेश्चन, लगातार बोलता हूँ, थोड़ा राहत दिया करो, थोड़ा देर चुप तो रह लो। कथन कहता है कि अर्थपूर्ण अधिगम के लिए विद्यार्थियों को सक्रिय रूप से प्रश्न पूछने। देखो गुरु, क्लास तभी अर्थपूर्ण हो सकता है जब बच्चों को जगा के रखो, जब बच्चों को सक्रिय रूप से क्लास में जगा के रखो, चर्चा पर चर्चा कराओ, उनको बोलने का मौका दो। यानी गुरु अगर ऐसी बात आप कह रहे हो, मतलब ये बात तो बिल्कुल एकदम हरगिज सही है, इसमें कोई दिक्कत ना है, ये मैं एकदम समझ चुका हूँ। ये बात मैं एकदम समझ गया हूँ कि इसमें कोई बुराई नहीं है जो बात आप अभी कह रहे हो। कारण ये दे रहा है कि ज्ञान केवल, ये गलत हो गया, ज्ञान केवल शिक्षक से ही थोड़ी ना मिलेगा साथी, ज्ञान तो माता पिता और वातावरण भी देता है। तो कथन तो सही है लेकिन कारण गलत है। तो ए सही है लेकिन आर गलत है। कितने लोगों ने सही किया? हाथ ऊपर करिए। विकल्प नंबर सी कितने लोगों का सही है? हाँ जी, बहुत बढ़िया।
हमें खुशी है कि आप लोगों का जवाब बहुत बढ़िया है। चलो गुरु आ जाओ आगे। 23, इनमें से कौन सा तरीका आंतरिक मतलब समझते हो, मोटिवेशन का मतलब काम करने की इच्छा, यही मोटिवेशन है। तो मोटिवेशन दो प्रकार का होता है। अगर आंतरिक मोटिवेशन होगा तो इसका मतलब आप किसी काम को अपनी इच्छा से कर रहे हो, लालच बस कर रहे हो तो बाह्य मोटिवेशन है। अब अगर टाफी जीतना चाहते हो तो ये तो बाह्य मोटिवेशन है ना सर जी, तो ये बात तो एकदम गलत होगा। डांट से बचना मतलब बाह्य मोटिवेशन, दिखावा मतलब बाह्य मोटिवेशन, किसी नए विषय को जानने के लिए आत्मसंतोष और आनंद के लिए काम करना, सही बात था। अधिगम का आकलन मुख्य रूप से कब किया था दोस्तों? 3। अधिगम का आकलन क्या होता है पहले ये समझो दोस्तों। जैसे मान लीजिए अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं और कल आप पे टेस्ट ले लूं, तो ये अधिगम का आकलन है। आज मैंने आपको पढ़ा दिया और कल मैं आपका टेस्ट ले लूं, तो अधिगम का आपने कितना आकलन मैं कर सकता हूं कल। और एक होता दोस्तों अधिगम के लिए आकलन, अधिगम के लिए आकलन, अधिगम के लिए आकलन। मान लो दोस्तों आपको बीटेक करना हो, बीटीसी करना हो, बीएड करना हो, तो आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। तो क्या तुम बीएड में अधिगम करने लायक हो कि नहीं हो? वो जो एंट्रेंस एग्जाम है वो अधिगम के लिए आकलन है। और एक और होता है, वो मैं स्क्रीन पर नहीं लिखूंगा, केवल सुन लीजिए। एक और अधिगम के रूप में आकलन। तो अधिगम के रूप में आकलन क्या होता है? जब कोई व्यक्ति अपना खुद का आकलन करता है तो इसको अधिगम के रूप में आकलन कहते हैं। जैसे फाती मैंने क्या बताया, जैसे आप लोग चाय बनाते हो तो चेक करते हो चीनी कम तो नहीं है। आप दाल रोटी सब्जी बनाते हो, करते हो कि भाई नमकवा ज़्यादा और कम तो नहीं है। तो ये आपका अधिगम के रूप में आकलन है। बाकी उत्तर आप समझ चुके होंगे कि अधिगम का आकलन मतलब शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के बिल्कुल अंत में, यानी योगात्मक। सही है, बाकी विकल्प काट दो। संज्ञान और संवेग का संबंध कैसे होता है? मेरे भाई संवेग क्या है पहले ये बताओ आप लोग। तो आपने कहा सर जी संवेग का मतलब होता है हमारा हंसना, हमारा रोना, हमारा चिल्लाना, हमारा मुस्कुराना, इसी को संवेग कहता है। लेकिन हम कब हंसेंगे, हम कब रोएंगे, हम कब मुस्कुराएंगे? जब कोई बात संज्ञान में आएगी। यानी बिना संज्ञान में कोई बात आए आप हंस रो या चिल्ला नहीं सकते। इसका अर्थ यह है कि संज्ञान और संवेग दोनों भाई बहन हैं, दोनों आपस में एक दूसरे पे जुड़े हैं, गुथे हुए हैं, दोनों अलग अलग नहीं हैं। तो यहां पे दोस्तों स्वतंत्र तो हो नहीं सकता। भाई स्वतंत्र होता तो दिक्कत हो जाएगी ना। जाहिर सी बात है कानों तक कोई बात आएगी तभी तुम हंसोगे, रोगे, मुस्कुराओगे। यानी दोनों आपस में जुड़े हैं, प्रभावित कर रहे हैं। बाकी विकल्प को मैं पटक दूंगा, मतलब हटा दूंगा, कोई मतलब ही नहीं है। बाकी विकल्प को इस तरह से इग्नोर करो जैसे आप जिंदगी में आप लोग समस्याओं को इग्नोर करते हो, है या नहीं? चलो सारे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज आप लोग दोस्तों सब्सक्राइब भी कर लिया करो। ना केवल आप करें, अपने दोस्तों से भी करें। कई बार ये होता है कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, ये गलत बात है। फ्री में आप हर चीज चाहते हो। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। विद्यार्थी जब किसी कार्य को हल करते समय अपनी रणनीति को खुद जांच करता है और जरूरत पड़ने पर उसमें सुधार करता है तो इसको कहते हैं मेटाकॉग्निशन, परासंज्ञान, या इसी को अधिसंज्ञान कहते हैं। जैसे आपने कोई काम किया और काम करने के बाद सोच रहे हो क्यों किया, काहे किया, किस लिए किया, तो अपने आप को हेल्पलेस महसूस कर रहा है। उसको कई बार ऐसा लगता है कहीं हम ही में कुछ कमी तो नहीं है यार, काहे ऐसा हो रहा है कि एग्जाम हुआ बार बार फंस जा रहा है। ऐसा व्यक्ति हेल्पलेस हो जाता है, पर लगता है नसीब में है ही नहीं का। तो उनके लिए क्या होगा? उनकी सफलता उनके नाश आती है, गलत बात है। उनकी असफलता उनके क्षमता की कमी के कारण नहीं है। हाँ, उनकी कमी के कारण है जिनको बदला नहीं जा सकता। उनकी असफलता उनकी क्षमता की कमी के कारण है जिसे बदला नहीं जा सकता। वे किसी भी चुनौती को आसानी से हल कर सकते हैं। अधिगम असहायता का अनुभव करने वाले छात्र मानते हैं, अच्छा जो बच्चा एकदम हेल्पलेस हो गया वही मानता है कि उनके अंदर ही कोई कमी है, उसको बदल नहीं पाएगा, बाकी तो ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, यानी जो बच्चा हेल्पलेस है वो क्या सोचता है, निगेटिव हो जाने पर यही दिक्कत होती है।
इंसान एकदम होपलेस हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आओ। एक समावेशी खेल कूद और सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन किस प्रकार किया जाना चाहिए? पहले देखो, केवल लिखा है, इसको भी गलत काटो, इसको काट दो, यहां भी केवल, इसको भी काट दो। ऑप्शन नंबर सी। ये काम आप पेपर में भी करना, जिससे आपका टाइम बचे और वो टाइम अपना गणित या विज्ञान या फिर गद्यांश पद्यांश में लगा देना। समझ रहे हो? तो यहां पे बी वाला उत्तर दोस्तों सही है। आगे, विकास का शीर्षगामी सिद्धांत बताओ साथी। शीर्षगामी या फिर मस्तक अधोमुखी विकास क्या कहता है? मस्तक अधोमुखी या शीर्षगामी का मतलब होता है कि विकास जब सिर से पैर की ओर हो। अगर विकास सिर से पैर की ओर हो रहा है तो दोस्तों इसको शीर्षगामी कहते हैं। क्या होता पाती है? ये शीर्षगामी होता है। और जब विकास बीच से बाहर की ओर हो तो इसको अधोगामी कहते हैं। इसको याद रखना, ट्रिक बना लो ना कि शीर्ष मतलब सिर, सिर से पैर की ओर, और अधोगामी मतलब आधा, आ से अधो, आ से आधा, आधा मतलब आपका पेट, पेट बीच में है मतलब केंद्र हो गया वही। तो जब विकास केंद्र से बाहर की ओर हो तो उसको कहते हैं अधोगामी। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। समस्या समाधान के कौशल कैसे बनाने के लिए एक विद्यार्थी को क्या करना चाहिए? बताओ दोस्तों। केवल वाला ऑप्शन तो, अगर मैं एक बच्चे को समस्या समाधान करता बनाना चाहता हूं तो मैं समस्या के विभिन्न संभावित समाधानों पर मंथन करवाऊंगा, एनालॉजिकल तार्किक चिंतन करवाऊंगा। यानी बात तो बिल्कुल ठीक है, कठिन निगेटिव वर्ड है, बिना सोचे समझे मतलब तुक्का मार रहे हो। ऑप्शन नंबर भी सही था। तो साथियों, ये रहा हमारा, ये आपका आज की क्लास। हमें भरोसा है कि आपको हमारी क्लास बेहद पसंद आई है। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट में लिखो, ठीक है।